साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। चर्चा करेंगे हम ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी पर आज हमारा चर्चा है कि उपग्रह क्या है, प्राकृतिक जो उपग्रह हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को और बेहतर करने के लिए आपके लिए ये बुक है, और बेहतर करना चाहते हैं पॉइंट और बेहतर क्लियर करना चाहते हैं क्लास के साथ, तो आपके लिए ये भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आई है जो आपको प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से ये बुक है कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा अगर आपको अपनी क्लियर करनी है तो इस बुक के साथ सभी श्रृंखलाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी बुकें आपको इसमें उपलब्ध होती हैं। सबसे मेन बात क्या है भाई, इस बुक की खासियत यह है कि अगर इस बुक की अगर हम बात करते हैं तो इस बुक में 1990 से लेकर 2023 तक के जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई हैं और उन प्रारंभिक परीक्षाओं में आईएएस में जितने प्रश्न पूछे गए हैं और स्टेट एग्जाम जितने भी पीसीएस के होते हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे मेन बात यह आती है कि वहां से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन किया गया है, उन प्रश्नों का विस्तार से व्याख्या की गई है। 100% एरर की व्यवस्था की गई है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। सबसे मेन बात, टिपिकल प्रश्न जो है, नॉलेज प्लस जो है, उनके लिए अलग से व्याख्या की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विगत वर्ष के जितने भी एग्जाम में आपसे आईएएस पीसीएस में पूछे गए। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरी बात यह निकल कर आती है कि इसमें सभी तरह की बुक इसके अंतर्गत है। भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। सबसे मेन बात, इन सभी बुक को अगर देखें तो 100% एरर है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्रश्न दिया गया है, रिवीजन के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए, और फ्री पैक चैप्टर वाइज दिया गया है। सभी चीजें इसमें चैप्टर वाइज तौर पर उनकी विस्तार से व्याख्या की गई है। तो हमारी श्रृंखला के साथ आप जुड़िए और साथ में ये बुक लेकर अगर आप पढ़ाई करेंगे साथ में तो और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी। अब बात आती है, सर ये बुक हमें मिलेगी कैसे? तो ये बुक आप अपने नजदीक के जो बुक स्टोर हैं जहां पर आप खरीदने जाते हैं वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अरिहंत की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आज हमारा प्रश्न है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये एक उपग्रह के तौर पर जाना जाता है। ये कैसा उपग्रह है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब प्राकृतिक उपग्रह और एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह जो मानव द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जो लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और 1000 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। इनकी चर्चा आने वाली क्लासों में हम करेंगे। अब कृत्रिम उपग्रह में अगर हम बात करें तो पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है जो आपका चंद्रमा है। चंद्रमा को अगर हम देखें तो चंद्रमा को अगर देखा जाए तो चंद्रमा की खासियत यह है कि एक तो ये उपग्रह है। अब बात आती है, सर उपग्रह की परिभाषा क्या होगी? उपग्रह उन्हें कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ये सन है, सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको तो हम कहते हैं कि भाई ये ग्रह है, और जो ग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। लेकिन एक बात और, वो ग्रह के साथ साथ ग्रह का तो चक्कर लगाएंगे ही लगाएंगे और साथ में किसका चक्कर लगाएंगे? ग्रहों का भी सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं साथ साथ। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, इनका अपना प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य के द्वारा मिलता है। दूसरी बात, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यह बात क्लियर। इसकी उत्पत्ति 4.4 अरब वर्ष पूर्व दक्षिणी बिग स्प्लिट के संबंध में हुई थी। अब ये बात आती है, सर ये बिग स्प्लिट क्या है? बिग स्प्लिट की अगर हम बात करें तो आज से लगभग लगभग 3 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह जैसी कोई चट्टान, कोई तत्व पृथ्वी से आकर टकराया था, और उसके टकराने से जो चट्टान अलग हुई उसी चट्टान को हम कहते हैं कि वो चट्टान क्या है? आपकी चंद्रमा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। दूसरी बात आती है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के औसत दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर है। जैसे हमने कल की चर्चा करी थी, कल की क्लास में हमने
सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस को हमने 3 भागों में बांटा था, अधिकतम दूरी, मध्य दूरी और औसत दूरी। उसी आधार पर अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा को भी हम डिस्टेंस के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर अधिकतम दूरी, कम से कम दूरी और एवरेज डिस्टेंस के आधार पर बांटेंगे। अगर बात की जाए कि अधिकतम डिस्टेंस किसकी है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो डिस्टेंस आती है आपकी 4,05,500 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है चंद्रमा और अर्थ के बीच की अधिकतम डिस्टेंस है। लेकिन अगर बात की जाए मध्य डिस्टेंस कितनी होगी, मध्य डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मध्य डिस्टेंस जो निकल के आती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की, वह डिस्टेंस है आपकी 3,63,330 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस जो है ये आपकी कम से कम दूरी है, जबकि 3,84,000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी जो निकल कर आती है, ये डिस्टेंस आपकी औसत दूरी है। दूसरी बात, चंद्रमा का अभ्यंतर श्यान द्रव्य है और चंद्रमा का जो अध्ययन कहलाता है सियानोलॉजिज कहलाता है। दूसरी बात को जरा समझें, अगर हम देखें चंद्रमा के भार की बात करें, पृथ्वी पर चंद्रमा का जो भार है वो 1/100 गुना है और पृथ्वी की त्रिज्या जो है 1/4 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या का ये कितना है, 1/4 गुने के आसपास आता है। इसका मतलब अगर त्रिज्या के आधार पर देखें तो 1/4 गुना जो है पृथ्वी की त्रिज्या का है। तो इस मतलब चंद्रमा का अगर हम एक तरीके से देखें, पूरा व्यास का अगर आकलन करें कि इसका व्यास कितना निकल कर आता है, तो चंद्रमा का व्यास लगभग 3,475 किलोमीटर जो है वो चंद्रमा का अपना एक व्यास है। गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार चंद्रमा किसी वस्तु का प्रभार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यह बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात अगर हम समझें तो चंद्रमा को और बेहतर समझना चाहें तो चंद्रमा को आगे लेकर चलेंगे कि घूर्णन प्रक्रिया क्या था, कि इसके घूर्णन अवधि कितनी है। घूर्णन अवधि देखें तो चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमण काल जो है 27 दिन 8 घंटे। लेकिन अगर इसको बिल्कुल एक्यूरेट निकाल के देखें कि एक्यूरेट कितना निकल कर आता है, तो 27 दिन तो यह सही है, 27 दिन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर घंटे और मिनट में अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह निकल कर आता है भाई 7 घंटे और लगभग 43 मिनट। ये इसका पूरा एक समय लगता है पृथ्वी को पूरा एक राउंड लगाने में। दूसरा, घूर्णन और परिक्रमण काल समान होने के कारण चंद्रमा का एक ही भाग है, 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर जो भाग दिखाई देता है वो लगभग 59% भाग है। यह भाग हमेशा पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का 59% भाग हमें दिखाई देता है? पृथ्वी के चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में। दीर्घवृत्तीय क्या होता है? इस तरह से चक्कर लगाता है। यह जो चक्कर कहलाता है यह दीर्घवृत्तीय कक्षा कहलाता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब मून इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो चक्कर लगाने के कारण इसका अपना झुकाव भी है। उस झुकाव की वजह से वो अधिकतम दूरी पर जाता है और कम से कम दूरी पर आता है। जब अधिकतम दूरी पर जाता है तो छोटा आकार दिखाई देता है और जब कम से कम दूरी पर आता है तो उसका आकार बड़ा दिखाई देता है, जिसका कारण है कि हमेशा 59% भाग जो है यह भाग हमें हमेशा दिखाई देता है। दूसरा, चंद्रमा के द्वारा परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्रकाश की चाल को अगर हम आकलन करेंगे तो वो लगभग जो निकल कर आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास निकल कर आता है। भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अगर निकल कर आएगा तो ये औसत डिस्टेंस जो है भाई 3,84,400 किलोमीटर ये डिस्टेंस निकल कर आती है। और ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है भाई, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में इतना कवर कर रहा है। तो इसके आधार पर अगर हम आंकड़े निकालें किलोमीटर पर सेकंड में तो 1.28 सेकंड आंकलन पूरे तरीके से निकल कर आता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इनको समझने की हमें आवश्यकता है। भाई चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। देखिए किसी भी सघन माध्यम में
संवाद करने के लिए वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर आप उधर से कोई बात किसी से करते हैं तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वायुमंडल का, सघन में वायु का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा पर अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इस वजह से यहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है और अनुपस्थिति होने की वजह से ही वहां पर कोई भी दो व्यक्ति आपस में अगर वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप होने पर वो वहां पर सही तरीके से बात नहीं कर पाते। दूसरी बात, निम्न पलायन वेग होगा, बिल्कुल होगा। निम्न गुरुत्वाकर्षण बल, बादल, वर्षा, कुम्हास आदि का अभाव, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वार्तालाप संभव नहीं है। यह बात सी ऑफ ट्रॉपिकल क्वालिटी या शांति सागर चंद्रमा पर अवस्थित है। यह क्या है सी ऑफ ट्रॉपिकलिटी? यह है क्या? इसको हम शांत सागर के नाम से भी जानते हैं। इसकी चर्चा करें तो इसको हम शांत सागर के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा पर आपने देखा होगा काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं। उन काले काले धब्बों को ही इस नाम से जाना जाता है और इसको एक नाम दिया जाता है शांति का सागर। तो चंद्रमा पर जो काले काले धब्बे हैं उनको यह नाम दिया जाता है। एक ही माह में दो पूर्णिमा होती हैं जिनको ब्लू मून कहा जाता है। यह ब्लू मून क्या है इसको समझेंगे। आपने देखा होगा गांव में हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई लॉन का महीना आ गया। लॉन का महीना क्या होता है? आपने घर पे देखा होगा आपकी मम्मी दादी चर्चा करती हैं कि भाई इस वर्ष लॉन का महीना है। यह महीना यह बताता है कि दो पूर्णिमा, एक माह में एक ही पूर्णिमा आती है, लेकिन हर 3 वर्ष के बाद, हर 3 वर्ष के बाद एक वर्ष में एक पूर्णिमा बढ़ जाती है। मतलब 12 माह की जगह 13 माह काउंट किए जाते हैं। तो जिस वर्ष दो पूर्णिमा पड़ती हैं उस वर्ष को हम ब्लू मून कहते हैं। और दूसरी बात, दूसरी जो पूर्णिमा जिस महीने पड़ती है उस पूर्णिमा को हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अब बात आती है सर ये कब पड़ती है? तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि एक माह की अगर हम बात करें तो एक माह में भाई एक ही पूर्णिमा पड़ेगी। लेकिन जब एक माह में दूसरी जो पूर्णिमा पड़ती है, दूसरी जो पूर्णिमा पड़ती है उस दूसरी पूर्णिमा को हम कहते हैं ब्लू मून। ये अक्सर देखिए कैलेंडर को अगर देखें तो दिसंबर और जनवरी ये लगातार 2 महीने ऐसे हैं जो 31 और 31 के होते हैं। इसी तरह आप आएंगे जुलाई और अगस्त में, ये 2 महीने लगातार आते हैं जो 31 और 31 के होते हैं। अच्छा, अब क्लियर है? बताना बेटा मुझे, ठीक है ना? ये पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा है जरा मुझे एक बार स्पष्ट बताएं बेटा। आर्य ये क्लियर है? पढ़ने में आ रहा है? ठीक, अब जरा समझिए। तो जब एक माह में दो पूर्णिमा पड़ती हैं तो दो पूर्णिमा हमेशा या तो जनवरी में पड़ेगी, क्योंकि इसी माह में अगर हम देखेंगे तो इसी माह में लगातार 2 महीने काउंट किए जाएंगे, या जाकर आपके अगस्त में पड़ते हैं। तो यह कंडीशन जो बनती है, तो ब्लू मून क्या है? अब क्लियर हो गया होगा कि ब्लू मून क्या है। ब्लू मून क्या है बेटा? जब एक माह में दो पूर्णिमा पड़ जाए, जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको क्या बोलेंगे? ब्लू मून कहा जाता है। और हमेशा याद रखेंगे, गांव की भाषा में सीधी भाषा बात करें बेटा तो उसको क्या कहा जाता है? लॉन के महीने के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से अधिक चमकदार होने पर कारण उत्पन्न पृथ्वी के निकटतम दूरी होना। इस बात को भी जरा समझेंगे। जब चंद्रमा का प्रकाश बड़ा होता है, ज्यादा दिखाई देता है, चंद्रमा के प्रकाश की बात करें 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, उस घटना को हम सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कब होगा भाई? सुपर मून जो होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। जब वो नजदीक आ जाता है तो उसका आकार बड़ा दिखाई देता है और यह कह सकते उसकी चमक ज्यादा दिखाई देती है, तो उस घटना को सुपर मून का दर्जा दिया जाता है। आगे आते हैं चंद्रमा पर मानव की बात करें। वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा पर इन्होंने पहला कदम रखा था। इस बात को और थोड़ा
पॉइंट से समझने की जरूरत है। अपोलो 11, तो इसका मतलब 10 पहले से लॉन्च किए गए जो किसी वजह से असफल हुए। अपोलो 11 था जो पूर्ण रूप से सक्सेस हुआ। मानव ने चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा, वो कदम जो रखा था आपका 20 जुलाई 1969 में पहली बार इन्होंने अपना कदम रखा, जिसमें कदम रखने वाले जो पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग थे। लेकिन इनके साथ दो व्यक्ति और थे। अगर उन दो व्यक्ति की बात करें तो दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस जो थे, माइकल कॉलिंस, अब जरा समझना, पहला कदम जो रखा था, पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, और जबकि दूसरे कदम अगर पूछा जाए तो दूसरा कदम रखा था माइकल कॉलिंस ने। जो तीसरे व्यक्ति थे जिनको कहा जाता है एल्ड्रिन जूनियर, एल्ड्रिन जूनियर जो थे, ये जो थे इन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था। 3 व्यक्ति गए थे, उन 3 व्यक्ति में पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। दोबारा कदम किसने रखा? माइकल कॉलिंस ने। और जो तीसरे व्यक्ति थे इन्होंने कदम चंद्रमा पर नहीं रखा। ये बात मैं मानता हूं स्पष्ट होगी। तो ये बात क्लियर होगी कि भैया 20 जुलाई को पहली बार कदम रखा गया था। बात आती है लॉन्च कब हुआ था। अपोलो 11 लॉन्च कब किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था आपका 16 जुलाई को। 16 जुलाई 1969 को ये लॉन्च किया गया था और चंद्रमा पर 20 जुलाई को ये पहुंचता है। मैं मानता हूं यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, 21 जुलाई को यह चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ वापस होता है। 21 जुलाई को यह वापस होता है और आपकी 14 जुलाई 1969 पर यह पृथ्वी पर वापस आ जाता है और पृथ्वी पर कैप कैनेडी फ्लोरिडा में एक जगह है प्रशांत महासागर में, वहां पर आकर यह पूर्णतः लैंड कर जाता है। दूसरी बात, सेलेनोस का जापानी नाम कागुआ है। चंद्रमा की कक्षा में जापान के द्वारा भेजा गया यह अंतरिक्ष यान है, यह बात समझें। दूसरी बात कुछ है कृत्रिम उपग्रह के बारे में। मानव के द्वारा निर्मित छोटा और अस्थायी उपग्रह होता है। मैंने बताया कि उपग्रह 2 तरीके के होते हैं, एक कृत्रिम होता है और एक नेचुरल होता है। जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम हमेशा मानव द्वारा बनाया गया होगा। मानव के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, मौसम की जानकारी इकट्ठा करते हैं, या सुरक्षा के तौर पर प्रत्येक देश अपने लॉन्च करते हैं, वो जो लॉन्च किए जाते हैं वो सभी के सभी कृत्रिम में आते हैं। और ये पृथ्वी से अगर डिस्टेंस पे देखेंगे तो 640 किलोमीटर से लेकर ये लगभग 1000 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। 640 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में जो रहते हैं वह जो रहते हैं आपके कृत्रिम रहते हैं। स्पुतनिक 1, आर्यभट्ट आदि प्रमुख कृत्रिम उपग्रह हैं। पृथ्वी के द्वारा और परिक्रमा करते हैं, दिशा में लगातार बदलाव आता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा, सूचना और संचार में सहायता आदि करते हैं। ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दी कि कैसे ग्रह को हमने कल चर्चा करी, उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह में क्या अंतर होता है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह में क्या भिन्नता होती है, यह बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हुई होगी। चलिए आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सामने आया है। इस पहले प्रश्न पर चलिए चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। वर्ष दीर्घवृत्त कम होता है, प्लूटो पर होता है, गुरु पर होता है, नेपच्यून पर होता है या पृथ्वी पर होता है? जल्दी से बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये सभी कॉन्सेप्ट जैसे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इस बुक के साथ तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हर सब्जेक्ट की बुक आपको मार्केट में मिलेगी और उसकी विस्तार से आपके साथ क्लास की चर्चा यहां की जा रही है। अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए जल्दी से। चलिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वर्ष दीर्घतम कहां होता है? वर्ष दीर्घतम की अगर हम बात करें तो वह होता है प्लूटो पर। भाई प्लूटो को अगर हम बात करें तो प्लूटो की खोज जो की गई थी 1930 में की गई थी। प्लूटो की खोज कब की गई? इसकी खोज की गई थी 1930 में।
1930 में जब इसकी खोज की गई तो इसको दर्जा ग्रह के तौर पर जाना गया। क्लाइड टॉम्बाक जो थे उन्होंने क्या करा, इसकी खोज करी और खोज करने के बाद इसको ग्रह के दर्जे के तौर पर इसको रखा गया। लेकिन 14 से 25 अगस्त के मध्य 14 से 25 अगस्त के मध्य 2006 में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन होता है जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के नाम से जाना जाता है। वहां पर चर्चा की गई और चर्चा के आधार पर प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। भाई ग्रह किसे कहा जाएगा? भाई ग्रह कहा जाएगा उसे जिसका अपना एक तो वो अपनी क्लास में चक्कर लगाए, क्योंकि प्लूटो जो था वो चक्कर लगाता था और अरुण की क्लास में आ जाता था। चक्कर लगाते समय वो किसकी क्लास में आ जाता था? अरुण की क्लास में आ जाता था। तो ग्रह उसे कहा जाएगा जो अपनी क्लास में तो चक्कर लगाए लेकिन किसी अन्य की क्लास में ना आए, उसको हम ग्रह का दर्जा देंगे और ये उसका उल्लंघन करता था, इसीलिए इसको ग्रह की लिस्ट से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। दूसरी बात, भाई प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो दूरी के आधार पर अधिकतम दूरी पर है। भाई सन से डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के आधार पर ये प्लूटो जो है ये अधिकतम दूरी पर है, सबसे अधिकतम दूरी पर है। लेकिन अब ये ग्रहों की लिस्ट में रहा नहीं, अब ये किस में आ गया? बौने ग्रहों की लिस्ट में आ जाता है। अगर हम प्लूटो की और विस्तार से बात करें तो प्लूटो की अगर हम बात करें तो दूरी के अनुसार अगर हम इसको देखें तो इसके कुछ उपग्रह निकल कर आते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इसके उपग्रह कौन से हैं, और प्लूटो को जो है बौने ग्रह की लिस्ट में रखा जाएगा। बौने ग्रह की लिस्ट में इसको रखा जाता है। इसके उपग्रह जो है, एक उपग्रह है इसका चार्टोन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये उपग्रह किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और याद रखना, ये भी पूछा जाता है हाइड्रा, कि हाइड्रा किसका उपग्रह है, तो हाइड्रा भी आपका प्लूटो का उपग्रह है। इसके अलावा कैरेबरोग जो है, कैरेबरोग भी किसका उपग्रह है, ये भी इसी के उपग्रह के अंतर्गत आता है। दूसरा निक्स और स्टिक्स जो है ये इसके उपग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्यतः इसके उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। समझ लीजिए, प्लूटो वर्ष दीर्घतम होता है क्योंकि प्लूटो सभी सौरमंडल पिंडों से सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है और यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है 247.93 अर्थ ईयर के आधार पर। प्लूटो वर्ष 2006 में श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया मैंने आपको बताया। इसको वामन ग्रह कहा जाता है। वर्तमान में ग्रहों में नेपच्यून जो है दीर्घवृत्त के आधार पर माना जाएगा। इसका 164.8 वर्ष के आधार पर निकल कर आता है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जूनियर वर्ष 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। इसका आंसर तो आप जरूर देंगे। मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2012 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर क्या हो। जी जल्दी से बताएं बेटा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले आंसर, क्योंकि मैं इसकी चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। अगर मैं आपके साथ इसकी चर्चा कर चुका हूं तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी बेटा प्लूटो, बहुत बढ़िया बेटा। किसका आंसर आया? आपका आंसर आया, दीप सिंह का आंसर आया और अभिक्षित का आंसर आया। बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या होगा? प्लूटो होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया कि भाई प्लूटो को जो है 2006 में चेक गणराज्य में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर परिभाषा करी गई। परिभाषा के आधार पर इसको क्या करा, उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो ये परिभाषा आपको स्पष्ट है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के द्वारा 2006 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया और IAU सम्मेलन में ग्रह की परिभाषा दी गई, जिसके अंतर्गत ग्रहों के दर्जे के लिए 3 शर्तें पूरी करनी थी। पहली शर्त, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल रूप धारण कर सके और ग्रह की परिक्रमा कक्षा किसी अन्य ग्रह के अति व्यापन ना हो।
तो लेकिन तीनों शर्तों में से प्लूटो अंतिम शर्त को पूरा नहीं करता, क्योंकि वह चक्कर लगाते समय अरुण की क्लास में आ जाता। इस आधार पर उसको ग्रह की लिस्ट से हटाकर बौने ग्रह की लिस्ट में डाला गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निक्सा एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? जल्दी से बताएंगे कि ये किसके हैं आपके। आंसर दीजिए कि निक्सा और हाइड्रा चंद्रमा जो है किसके हैं। लोअर पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है ये, जो आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे भाई, प्लूटो के हैं, शुक्र के हैं, बृहस्पति के हैं, बुध के हैं। तो जल्दी से बताइए कि ये उपग्रह जो है किसके हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा भी की है। तो जल्दी से आंसर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे। और अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो अरिहंत के साथ आप जुड़ जाइए और अपनी बुक, इस बुक के साथ, ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए और इसके साथ करिए तैयारी अपनी प्रारंभ। ये बेटा जल्दी से बताएं। तो देखिए, अभी मैंने बताया था कि जो प्लूटो है, प्लूटो की अगर हम बात करें तो प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। 5 उपग्रह हैं। उन 5 उपग्रहों में 2 उपग्रह कौन से हो गए, निक्स और हाइड्रा। ये 2 आपके उपग्रह इसके अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, प्लूटो दिया है। अब प्लूटो के जो बाकी जो बचे, एक है आपका चारोन। अभी मैंने आपको बताया था कि चारोन किसका उपग्रह है। चारोन आपका प्लूटो का उपग्रह है। दूसरा कौन सा है, निक्स है। तीसरा कौन सा है, हाइड्रा है। इसके अलावा जो बचता है वो आपका बचता है, निक्स हो गया, हाइड्रा हो गया, चौरोन हो गया, और एक आपका है कैरवे रोग भी किसका उपग्रह है, ये भी आपका प्लूटो को है। और एक उपग्रह बचता है जिसको स्टिक्स बोला जाता है, स्टिक्स। तो ये आपके 5 उपग्रह हैं जो किसके हैं, आपके प्लूटो के हैं। तो 5 उपग्रह हैं उपग्रह के, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निक्सा, हाइड्रा, प्लूटो चंद्रमा के हैं। प्लूटो सौर मंडल का सबसे बौना ग्रह है। इसके 5 उपग्रह हैं, चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, केरबरोस और हाइड्रा। चेरॉन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसकी सूचीबद्ध करना है कि एक तरफ सूची दी है, सूची 1, सूची 2। ग्रह क्या चंद्रमा है, उपग्रह यूरेनस है, उच्छल तारा मेरिनेद है, या कृत्रिम उपग्रह हेली है। जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 का दीजिए सही आंसर। कुलदीप जल्दी से आंसर देंगे, अविक्षित जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। देखिए, अगर ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, ग्रहों की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, ग्रह तो यूरेनस है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। चर्चा करी जा रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा की अगर हम चर्चा करेंगे तो चंद्रमा क्या है आपका, चंद्रमा आपका उपग्रह है। उच्छल तारा क्या है आपका, उच्छल तारा हेली है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है, मेरिनेद है। तो सही आंसर जो बैठेगा वो आंसर बैठेगा आपका ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात को जरा समझते हैं, विस्तार से समझते हैं। यूरेनस अर्थात अरुण एक ग्रह है जिसकी खोज विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 में की गई थी। यह सूर्य से अगर देखें 287.3 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है और यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के चारों ओर यह परिक्रमण करता है। धूमकेतु और पुच्छल तारा एक विशेष प्रकार का तारा होता है जिसके पीछे पूंछ जैसी आकृति दिखाई देती है। हेली एक पुच्छल तारे का ही एक उदाहरण है। इसकी परिक्रमा करने की अवधि 76 वर्ष है। और हेली धूमकेतु पुच्छल वर्ष जो है 1956-86 में दिखाई दिया गया था पिछली बार। अगली बार जो दिखाई देगा 2062 में ये आपको दिखाई देगा। मेरिनेड एक कृत्रिम उपग्रह है जिसे आधिकारिक तौर पर 13 नवंबर 1971 को मंगल ग्रह की कक्षा में नासा के वैज्ञानिकों द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो बनेगा बेटा वो आंसर था आपका ए था इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जब किसी मनुष्य को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या है, फटाफट दीजिए इस पिंड क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर।
जी जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और आंसर भी देते चलेंगे कि सही आंसर क्या है। जी बी आंसर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देंगे बेटा, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, उसका भार क्या हो जाता है, उसका भार घट जाता है। भाई यहां पर अगर किसी पिंड को अब ले जाते हैं, भाई पिंड का भार अगर निकालना है, पिंड का भार जो होता है, किसी भी पिंड का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण उनके द्रव्यमान इनके पर निर्भर करता है। जब हम किसी पिंड को चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका कितना निकल कर आता है, 1/6 निकल कर आता है। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि कितना हो जाता है, 1/6। ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का भार घट जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर उसका वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना रह जाता है, 1/6 रह जाता है। जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, 1/100 गुना है। और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 1/4 गुना है। जी भार घट जाता है, बिल्कुल सही बात। इस कारण पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। और किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्वमान पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की अपेक्षा कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यूपीपीसीएस प्री 2012 का यह प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन सा देश देगा, कौन व्यक्ति देगा इसका सही और सटीक आंसर। देखिए यह एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सेलेनी। यह सेलेनी क्या है इसको जरा समझेंगे। सेलेनी की अगर हम बात करें तो सेलेनी जो है जापान का, सेलेनी को बात करें तो एक तरीके से देखा जाए जापान का कागुआ है, जापानी उपनाम है इसका, जापानी उपनाम है कागुआ। ये याद रखेंगे कि इसका जापानी नाम क्या है, कागुआ है। कागुआ क्या है? चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया जापानी अंतरिक्ष यान था। और ये यान की अगर हम बात करें 14 सितंबर 2007, 14 सितंबर 2007 को यह प्रक्षेपित किया गया था। ये याद रखेंगे तो सही आंसर इसका क्या होगा, ए होगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। एक देश अपने सेलिनो परीक्षण कर चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, जापान। सेलिनो जापान का उपनाम क्या है, कागुआ है। और चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया अंतरिक्ष यान कब था, 14 सितंबर 2007 को यह करा गया था प्रक्षेपित। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? अपस्टोर है, उपस्टोर है, अपभू है या उपभू है? जी जल्दी से आंसर देंगे किसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। फटाफट दीजिए आंसर, किसका सही और सटीक आंसर क्या बन सकता है। जी वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे और जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर। देखिए बात को जरा समझेंगे। उपभू आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उपभू। चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए इसको हम बोल सकते हैं सुपर मून का नाम भी दे सकते हैं, सुपर मून। इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसमें चंद्रमा जो है पहले की अपेक्षा अधिक चमकीला दिखाई देता है। और इसका आकार क्योंकि डिस्टेंस पर निर्भर करता है, क्योंकि सुपर मून में क्या होता है कि इसमें चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और अधिकतम डिस्टेंस जो रह जाती है 3,63,300 किलोमीटर की डिस्टेंस के तौर पर बनकर आता है। तो अधिकतम चमकीली जो स्थिति बनती है जो बनती है आपकी उपभू बनती है। अपसोर जो होता है, अपसोर अर्थ और सूर्य के बीच की जो अधिकतम डिस्टेंस होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है अपसोर। और अधिकतम डिस्टेंस जो निकल कर आती है
वह डिस्टेंस निकल कर आती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। जबकि उपसौर की अगर हम बात करेंगे, उपसौर जो होता है सन और अर्थ के बीच की कम से कम डिस्टेंस होती है, और कम से कम डिस्टेंस जो निकल कर आती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास यहां निकल कर आती है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है अधिक चमकीला पूर्णिमा से भी बड़ा आकार जो दिखाई देता है वो स्थिति जो निकल कर आती है वो उपभू आती है। बिल्कुल सही आंसर बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये आपकी व्याख्या है कि 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? उपभू था। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर था। निकटतम मतलब बिल्कुल नजदीक 3,63,300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, और यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई देता है। 14 नवंबर 2016 को पुनः यह घटना घटित होती है जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा और चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून कहा जाता है। तो इस घटना को जो कहा जाता है, इस घटना को एक नाम दिया जाता है ज्योग्राफी के तौर पर सुपर मून कहा जाता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को उपभू कहा जाता है। और अपने जहां पर जो पूछा जा रहा है वो है आपका कि अधिकतम डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी? उस डिस्टेंस को नाम दिया जाता है उपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? जी जल्दी से आंसर दें कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए यहां चर्चा की जा रही है आपसे कि ब्लू मून, ये ब्लू मून क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम आंसर पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाई ब्लू मून की बात करें तो ब्लू मून तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा भाई ब्लू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू मून का मतलब है कि जब चंद्रमा की आकृति को देखें तो चंद्रमा 2 अवस्थाओं में मूल रूप से दिखाई देता है। एक तो पूर्णिमा जो हमें दिखाई देती है और एक अमावस्या। तो प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है, और ये अमावस्या और पूर्णिमा आने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पूर्णिमा जब भी आएगी, पूर्णिमा और अमावस्या जब भी आती है तो यहां ध्यान रखेंगे ज्वार उत्पन्न होता है, और वह ज्वार जो उत्पन्न होता है वो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और जब सप्तमी अष्टमी आती है, सप्तमी और अष्टमी जब आएगी तब जो ज्वार उत्पन्न होता है वो ज्वार आपका लघु ज्वार उत्पन्न होता है। सुपर मून क्या है? भाई सुपर मून जब है जब एक माह में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, और 2 पूर्णिमा में जो दूसरी पूर्णिमा होती है, दूसरी पूर्णिमा जो होती है उस दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। ऐसा अक्सर जो होता है प्रत्येक 3 वर्ष के बाद होता है, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद यह घटना घटित होती है। अब बात आती है सर ये ज्वार क्या होता है, इसको जरा समझाइए, इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही आता है। इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहां जो आंसर हुआ वो ये हुआ, जब एक माह में 2 पूर्णिमा आती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं कि ये जो अवस्थाएं होती हैं अमावस्या पूर्णिमा पर जो घटना घटती है वो क्या है। इस अवस्था में हमेशा ज्वार उत्पन्न होता है। हमेशा क्या उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा आप बोलते हैं उसको, ज्वार भाटा। जब चर्चा यहां ज्वार भाटा की हो रही है तो 2 शब्द हैं बेटा, जरा समझेंगे कि जब पानी का निश्चित स्थान तक उठना, एक निश्चित स्थान तक उठना वह कहलाता है आपका ज्वार, और एक निश्चित ऊंचाई से नीचे गिरना वह कहलाता है आपका भाटा। तो पानी का एक निश्चित ऊंचाई तक उठना वो क्या कहलाएगा आपके लिए? ज्वार, और निश्चित ऊंचाई से नीचे गिरना भाटा कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति आप कहेंगे सर सुनामी में भी आती है, लेकिन सुनामी में पानी का उछाव जो होता है वो ज्यादा होता है, वो फिक्स नहीं होता।
लेकिन यहां पर फिक्स है 15 से ज्यादा 18 मीटर तक पानी ऊपर उठ सकता है। मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ज्वार उत्पन्न होता है। यह ज्वार कैसे उत्पन्न होता है इसको जरा समझेंगे। भाई अगर हम देखें ज्वार की बात को अगर समझें तो ज्वार किस पर पड़ेगा? पृथ्वी पर पड़ेगा। और इसमें रोल किसका है? इसमें रोल की अगर हम बात करें तो इसमें मून का है। और इसमें रोल किसका है बेटा? इसमें रोल आपके सन का है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, या तो ये कंडीशन बनेगी, या अगर मून को मैं छुपा लूं तो ये कंडीशन बनेगी। चंद्रमा की दो स्थिति होती हैं, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। अगर चंद्रमा का ये वाले हिस्से को अगर मैं ब्लैक कर देता हूं, इस वाले हिस्से को, अगर इस हिस्से को मैं ब्लैक कर दूं और चंद्रमा को उठाकर मैं यहां रख दूं तो ये वाला हिस्सा भी ब्लैक ही माना जाए। तो जो हिस्सा ब्लैक है उसकी वजह से पृथ्वी पर यहां जो है क्या रहेगी? अमावस्या रहेगी, अगर चंद्रमा का ये वाला हिस्सा है। और चंद्रमा का अगर ये वाला हिस्सा इधर है तो इस हिस्से पे क्या पड़ेगी? पूर्णिमा पड़ेगी। और इधर क्या पड़ेगी? अमावस्या पड़ेगी। और ये जो घटना घटती है, इस घटना को एक नाम दिया जाता है सिज्जकी। इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? सिज्जकी। इस घटना को एक नाम दिया जाता है। तो यह घटना कब घटेगी? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। वो स्थिति ये भी हो सकती है चंद्रमा की, और वो स्थिति ये भी हो सकती है उस स्थिति में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ ज्वार कहा जाता है। जबकि अगर हम आकृति और देखें, अगर अर्थ को आप देखते हैं तो मून की आकृति भाई यह भी हो सकती है कि मून यहां भी हो सकता है और मून यहां भी हो सकता है। जबकि सन की बात करें, सन अपनी जगह स्थित है। तो जब इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल यहां भी बन सकता है और 90 डिग्री का एंगल यहां भी बन सकता है। तो ये जो स्थिति बनती है, अगर ये स्थिति माने इस वाली को या इस स्थिति को माने, तो एक को नाम हम अष्टमी दे सकते हैं और एक को नाम हम सप्तमी दे सकते हैं। तो ये जो घटना घटती है उस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। लघु ज्वार उत्पन्न होता है, इस बात को भी समझेंगे। अब बात आती है कि सर ज्वार उत्पन्न कहां कहां होता है। भारत में अगर देखेंगे, भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो ज्वार उत्पन्न होता है वो आपके गुजरात में एक जगह पड़ती है ओखा। गुजरात में एक जगह पड़ती है ओखा जहां पर ज्वार उत्पन्न होता है। लेकिन अगर विश्व में अगर हम बात करें तो ज्वार प्रत्येक एक दिन में एक ही बार आना चाहिए। लेकिन लंदन में, अगर ब्रिटेन में अगर आप जाएंगे, ब्रिटेन को अगर देखें तो ये ब्रिटेन का एक नक्शा है फॉर्मेट के तौर पर। देखिए ब्रिटेन को अगर हम देखें तो ब्रिटेन में यहां पर एक जगह पड़ती है जिसको साउथहैम्पटन बोलते हैं। साउथहैम्पटन, यहां पर एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। साउथहैम्पटन में एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। जबकि नॉर्थ अमेरिका में फंड की खाड़ी है कनाडा के पास, वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। चलिए व्याख्या को समझते हैं। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तो इस स्थिति को ब्लू मून कहा जाता है। यह बात हम स्पष्ट कर चुके। और यह घटना प्रत्येक 2 से 2.5 वर्ष के अंतराल में होती है, क्योंकि यह घटना जो घटेगी या तो दिसंबर और जनवरी के मध्य घटेगी। अगर दिसंबर जनवरी के मध्य घटेगी तो यह घटना जनवरी वाले माह में घटती है। तो ये अगर इस यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 2.5 माह निकल कर आएगा। और या फिर यह घटना आपकी जुलाई और अगस्त में घटती है। अगर जुलाई और अगस्त में घटेगी तो यह घटना 3 वर्ष के बाद घटेगी। इसलिए यहां लिखा गया है 2 से 2.5 वर्ष, तो यह 2.5 से 3 वर्ष के बीच में घटना घटती है। ब्लू मून एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी या फिर कैलेंडर के अनुसार एक महीने की दूसरी पूर्णिमा की रात को प्रकट होने वाले चंद्रमा को जो कहा जाता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। अलमनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम
के अतिरिक्त एक पूर्णिमा के अस्तित्व की परिघटना को भी प्रस्तुत करता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। यूपीपीसीएस प्री 2003 का यह प्रश्न है। क्यों नहीं सुन सकते, जरा बताएंगे कि दो व्यक्ति चंद्रमा पर अगर हैं तो वे एक साथ अपनी बात को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुन पाते। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर यह रहेगा। देखिए जहां पर हम बात करें ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए, भाई ध्वनि तो है, हम एक पास में बात कर रहे हैं, ध्वनि है, संचरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम अगर होगा तो वहां वायुमंडल होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर चंद्रमा पर अब उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। पहली बात यह कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनकर रहते हैं, या चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। देखिए बात को अगर हम समझें तो देखिए बात को जरा समझें, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने की वजह से वहां पर दो व्यक्ति आपस में बात को अपनी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। क्योंकि फिर बता रहा हूं ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। बिना वायुमंडल के वो अपनी बात को एक दूसरे तक संबंध नहीं रखा जा सकता। चंद्रमा वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है और यही कारण है कि चंद्रमा पर धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वायुमंडल इसके प्रभावी माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी बातों को संवाद के तौर पर रख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। ये यूपीपीसीएस प्री 2006 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कथन दिया है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर देंगे। देखिए बात को जरा समझें। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही भाग दिखाई देता है। भाई दीर्घ चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। जब दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ऐसी स्थिति में या तो वो अधिकतम दूरी पर जाएगा या बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। अधिकतम दूरी पर जाएगा तो छोटा आकार दिखाई देगा और निकट आ जाएगा तो बड़ा दिखाई देगा। इस स्थिति में हमेशा चंद्रमा का एक भाग पृथ्वी पर दिखाई देता है और वो भाग कितना दिखाई देता है, 59% भाग हमेशा दिखाई देता है। तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। दूसरा, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों घूमने के काल के बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल लगभग बराबर होता है, लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट के आसपास निकल कर आता है। तो यह बात भी इसकी व्याख्या बिल्कुल सही करता है। तो ए आर दोनों ही सही है और ये सही इसकी व्याख्या कर रहा है। आंसर इसका होगा ए। मैं मानता हूं बात को आप समझ में आगे होगी। तो जरा इस व्याख्या को भी समझ लेते हैं। भाई दोनों सही है। चंद्रमा एक प्रकाशीय पिंड है और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किंतु इसकी गोलाकार आकृति के कारण जब इसके आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो शेष आधा भाग अंधकार में रहता है। चंद्रमा का घूर्णन परिक्रमण काल जो समय निकल कर आता है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट के आसपास आता है और चंद्रमा का केवल एक भाग हमें दिखाई देता है। 59% भाग जो है वो सदैव हमें पृथ्वी की ओर दिखाई देता है। यह हमेशा बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके पूरी तरह से सत्य बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पृथ्वी के तरल पर अवियंतर से भिन्न चंद्रमा का अवियंतर क्या है।
यूपी पीसीएस मेंस 2004 का यह प्रश्न है आपसे। प्लाज्मा होता है, बाष्पशील गैस है, श्यान द्रव्य है या ठोस है? जल्दी से आंसर देंगे बेटा कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से आंसर दें। मैं पुनः आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से आपके लिए अरिहंत ने एक श्रृंखला शुरू की है और उस श्रृंखला के तहत ये बुक भी आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। जो भी कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके कंप्लीट नोट्स जो भी आपको यहाँ है, इस बुक के अंदर सभी कुछ दिया हुआ है। तो आप नजदीक के बुक स्टोर से जाकर या ऑनलाइन भी अपने घर बैठे इस बुक को आप मंगा सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही आंसर आया, श्यान द्रव्य होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रिफिकलिटी कहां पर है? पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, जुपिटर पर है या चंद्रमा पर है? जल्दी से बताएंगे ये कहां पाया जाता है। अभी अभी आपके साथ चर्चा करी थी कि चंद्रमा पर जो काले धब्बे हैं, आपने देखा होगा चांद को जब देखते हैं तो उसके दक्षिणी भाग पर हमें काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं। उन काले धब्बों को ही सी ऑफ ट्रिपलिटी कहा जाता है और ये कहां पाए जाते हैं? आपके चंद्रमा पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश पीसीएस 1995 का यह प्रश्न है। मतलब कोई भी प्रश्न आपसे छोड़ा नहीं गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है और सबसे मेन बात, प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं की गई है, ये विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हुआ वो आपका निकल कर आया। तो देखिए सी ऑफ ट्रिफिकल कहां पर है? चंद्रमा पर है। एक सागर चंद्रमा के ट्रिकुलेटिलेसी बेसिन में पाया जाता है। यह बेसाल्ट से बना हुआ है और चांद पर कम ऊंचाई वाले मैदान और जहां यहां पानी नहीं है बल्कि एक क्षेत्र में धूल से भरा हुआ है। उल्लेखनीय कि नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरे थे उसी को इस नाम से संबोधित किया गया। और ये उतरे कब थे? 20 जुलाई, ये याद रखेंगे बेटा, 20 जुलाई 1969 पर ये चंद्रमा पर इन्होंने अपनी पहली बार कदम रखा था। जो पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जबकि दूसरे व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों ने चंद्रमा पर कदम रखा था। जबकि चंद्रमा पर गए कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। दूसरे थे माइकल कॉलिंस जिन्होंने वहां पर कदम रखा था, जबकि एल्ड्रिन जूनियर जो थे उन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के नाम दिया गया है। हिमाचल पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न है, हाल फिलहाल का ही यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अभिकथन दिया है, जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियमित गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कारण दिया है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वृत्तीय कक्षा में रखता है। तो एक तरफ आपका अभिकथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका रीजन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। और पहला ऑप्शन है ए आर, दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ये अनुत्तरित प्रश्न है, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनता है। जल्दी से फटाफट दीजिए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जी जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। देखिए बात को जरा समझें। देखिए मैं मान लेता हूं कि किसी को हम सेंटर मानते हैं और उसके चारों अगर हम घूमेंगे तो प्रारंभ में जो वेग होगा, प्रारंभ में वेग कैसा होगा? शून्य होगा। जब वो चलना प्रारंभ करेगा तो उसके वेग की दिशा हमेशा बदलेगी। पिंड के चारों ओर जब भी कोई चीज घूमेगी तो पहला वेग v1 होगा, फिर v2 होगा, फिर v3 होगा, फिर v4 होगा, जिसकी वजह से उसके सेंटर में एक फोर्स काम करता है, एक अभिकेंद्र बल और एक अपकेंद्र बल। और इस बल को उत्पन्न करने में रोल किसका होता है? त्वरण का होता है, एक्सीलरेशन का होता है। हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है ma। F इक्वल टू ma में जो फोर्स होता है वो फोर्स डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पर। अगर कोई भी चीज पृथ्वी से अगर अधिकतम ऊंचाई पर होगी
फोर्स और एक्सीलरेशन को अगर हम समझें, त्वरण को हम समझें, तो जैसे फोर्स बढ़ेगा एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। मतलब पृथ्वी से हम किसी चीज को जब ऊपर की ओर उठाते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि भाई मेरे हाथ में अरिहंत की बुक है, विलियम्स पॉसिबल के नाम से, ये भूगोल की किताब है। अगर मैं इसको नीचे रखूंगा और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की ओर उठाऊंगा वजन बढ़ता चला जाएगा। तो वजन जब बढ़ रहा है तो ये सिंपल सी बात को समझे, हम घर पे रहते हैं, आप घर पे आटा पिसवाने जरूर जाते होंगे, आटा पिसवाने जाएंगे तो कट्टे को नीचे रखें तो वजन कैसा है, शून्य है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर उठाते चले जाएंगे वजन कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि जब फोर्स बढ़ता है तो त्वरण भी बढ़ता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात यहाँ। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उपग्रह की चारों ओर प्रत्येक कक्षा में रखता है, ये बात भी सटीक बैठती है। तो सही आंसर जो बैठा वो आंसर बैठेगा आपका ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल पंकज वर्मा जी, बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं मैं, आंसर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ लेते हैं, व्याख्या को समझ लेते हैं। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। हम जानते हैं कि जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में नियमित गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता, क्योंकि उपग्रह की गति दिशा लगातार बदलती रहती है और वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा एवं परिणाम दोनों ही होते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बल उपग्रह को अपनी चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में रखता है। देखिए मैंने कहा था इस बुक की खासियत है कि इसमें नॉलेज प्लस के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है, ये विशेषता रखी गई है इस बुक के अंतर्गत। भाई कृत्रिम उपग्रह संचार, वैज्ञानिक मौसम तथा दूर संवेदी आदि है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूरभाष, टेलीविजन आदि के संचार में किया जाता है। किसी वस्तु के भार का अनुभव उस पर आरोपित प्रतिक्रिया बल के कारण होता है, जो मैंने बताया फोर्स के अनुसार होता है। कृत्रिम उपग्रह बहुक्रम रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है और चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बल कम होता है। क्योंकि पृथ्वी कृत्रिम उपग्रह की बात करें, एक बात और नोट करेंगे कि हाईएस्ट डिस्टेंस जो हो सकती है वो 1000 किलोमीटर होती है और 640 से 1000 किलोमीटर के बीच में कृत्रिम उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। तो यहां जो बात बैठती है तो फिलहाल आंसर जो बना वो आपका ए बनता है। अगला हमारा टॉपिक है अक्षांश और अक्षांशीय रेखा। अक्षांश और अक्षांशीय रेखा, इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। क्लास कैसी लगी अपने विचार आपने जरूर रखें और अपने साथियों को बताएं कि अरिहंत की तरफ से एक श्रृंखला चलाई जा रही है विलियम्स पॉसिबल के नाम से। आईएएस पीसीएस की परीक्षा अगर आपको क्लियर करनी है, आपका सपना है कि हमें आईएएस पीसीएस की परीक्षा क्लियर करनी है, तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है। इस श्रृंखला के साथ जुड़िए और मार्केट से इस बुक को परचेज करें और इस श्रृंखला के साथ जुड़ें। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।